नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 की खास पेशकश इकोनॉमिकम। मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। इकोनॉमिकम में आप सबका भी बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी बिजली संकट पर और ये जानने की समझने की कोशिश की थी कि आखिर हमारे देश में कोयले का भंडार होने के बाद भी, बिजली की उत्पादन क्षमता होने के बाद भी बिजली आती क्यों नहीं है, घरों में बिजली कटती क्यों है। इकोनॉमिकम के इस संस्करण का आप लोगों का बहुत स्नेह मिला। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे। उनमें से कुछ सवालों को हमने इस इकोनॉमिकम में जगह भी दी है। अंशुमान जी से उनके जवाब जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। सर, इस हफ्ते इकोनॉमिकम के अर्थात सेगमेंट के लिए आपने किस विषय का चयन किया? शुभम, इकोनॉमिकम के इस संस्करण को जैसा आपने कहा, आप दर्शकों का जिस स्नेह मिला, जो प्रश्न मिले, उससे हमें लगा कि हम उन सवालों को आपके सामने ला पा रहे हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और ठीक वैसा ही एक सवाल इस बार के इकोनॉमिकम के अर्थात सेगमेंट का हिस्सा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, अब लगातार ये छटपटाहट शुरू हो गई है कि इस पर टैक्स कम किए जाएं। और पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने राज्यों को यह सलाह दी कि वो अपने यहाँ इस पर टैक्स कम करें, क्योंकि केंद्र सरकार पिछले साल चुनाव से पहले इस पर उत्पाद शुल्क में एक्साइज ड्यूटी में कमी कर चुकी थी। तो क्या राज्य सरकारें टैक्स में कटौती में की क्षमता रखती हैं? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या वो करेंगी? क्या बता रहे हैं राज्य सरकारों के बजट और हम किस दिशा में हैं? इस पर हम आज आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना संभव है राज्य सरकारों पर महंगाई कम करने की जिम्मेदारी डालना। बिल्कुल। तो इस अर्थात के बाद जब आप ये पूरा इकोनॉमिकम देख लेंगे, अर्थात सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप ये बात जान सकेंगे क्या आपकी राज्य सरकार में या उसके बजट में ये कुव्वत है कि वो टैक्स कम करके आपकी महंगाई कम कर सकें। और क्या होगा इकोनॉमिकम में, और होंगे आपके सवाल, उनके जवाब, फिर होगी आपकी इनकम पर बात। और चलते चलते अंशुमान जी किस्सों के सिक्के की कहानी से पर्दा उठाएंगे कि इस हफ्ते उन्होंने किस्सों के सिक्के में कौन सी कहानी लिखी है। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए अर्थात की। अर्थात में अंशुमान जी लिख रहे हैं, क्या राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर महंगाई कम कर सकती हैं? शायद नहीं। टैक्स बढ़ाएं नहीं, यही गनीमत मानिए। तो क्या प्रधानमंत्री का बयान सिर्फ राजनीति था? नहीं, प्रधानमंत्री का बयान दरअसल केंद्र सरकार का झुंझलाया हुआ स्वीकार था, जिसके हाथ से राजकोषीय संतुलन अचानक फिसलता दिख रहा है। अंशुमान जी लिख रहे हैं कि राज्य सरकारें टैक्स कम क्यों नहीं कर सकती, इसके लिए आपको कुछ पीछे जाना होगा और उसका कारण समझना होगा। सर, कितना पीछे जाएं और कारण समझाइए। शुभम, जब इस इकोनॉमिकम और अर्थात पर हम चर्चा कर रहे हैं तब और आप लोग जब इसे देख रहे हैं तब भारत में महंगाई के कारण ब्याज दरें बढ़ने का दौर शुरू हो चुका है, यानी सस्ते कर्ज का युग खत्म हो चुका है। रिजर्व बैंक ने करीब 40 बेसिस पॉइंट के रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी और महंगाई ही भारत की आर्थिक चिंताओं के समग्र केंद्र में आकर बैठ गई है रिजर्व बैंक की तरफ से। और इसकी कुछ भूमिका, इसके कुछ संकेत हमें इससे पहले मिलने शुरू हुए थे। और उस संदर्भ में हम पीछे जाकर देखें कि क्या राज्य सरकारें इस परिस्थिति में हैं कि वो अपने यहाँ महंगाई कम करने के लिए टैक्स कम कर सकती हैं। दरअसल हुआ ये कि 2017 में जब जीएसटी की तैयारी चल रही थी तो भारत के तमाम राज्य टैक्स लगाने के अपने अधिकारों को छोड़कर जीएसटी पर सहमत हो रहे थे। उन्होंने संविधान के एक संशोधन के जरिए केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल को, जो एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, इसमें राज्यों की नुमाइंदगी थी, उनका प्रतिनिधित्व था, उन्हें टैक्स लगाने के अपने अधिकार को उस काउंसिल को सौंप दिया था। ये उस दौरान चर्चा की बात है शुभम, जब उस दौरान तमाम वित्त मंत्रियों से और विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करते थे कि आखिर भारत का किसी एक राज्य की अर्थव्यवस्था अर्जेंटीना जैसी है, दूसरे राज्य की अर्थव्यवस्था गिनिया बिसाऊ जैसी है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन क्षमता वाले राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच ये टैक्स लगाने के अधिकारों को एक जगह रख देना और ये टैक्स एकजुटता कितने समय तक टिक पाएगी, ये जो यूनिटी है और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये कब तक चल पाएगा। अगर इसे टैक्स की जबान में समझें शुभम, तो ऐसा है कि भारत में अधिकांश राज्य उपभोक्ता राज्य हैं, जहां की आबादी अपने बनाए हुए सामान की खपत नहीं करती है। उनकी अपनी सीमा के भीतर जो सामान बनता है राज्य की सीमा के भीतर, उसकी वो खपत नहीं करते। वो दरअसल किसी दूसरे राज्य से आए हुए सामान की खपत करते हैं। भारत में कुछ ही राज्य मैन्युफैक्चर या उत्पादक हैं, जिसमें कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। अगर आप खनिज के मामले में देखें तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं। अधिकांश राज्य
भारत के उपभोक्ता राज्य हैं। और तब यह सवाल उस समय काफ़ी बड़ा और व्यापक था, हालांकि पूछा नहीं गया क्योंकि उस समय जीएसटी को लेकर एक अलग किस्म का उत्साह था कि बिहार और महाराष्ट्र एक जैसी टैक्स क्षमता के साथ अपनी आर्थिक ज़रूरतों के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे। एक जैसी टैक्स व्यवस्था के साथ महाराष्ट्र और गुजरात और बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ऐसी व्यवस्था में कैसे आगे चल पाएंगे लंबे समय के लिए, 10 साल 15 साल के लिए, जिसमें टैक्स सिस्टम उनके साथ न्याय कर सके। ये बड़ा सवाल था। सर, अगर इतने सवाल थे, इतनी दुविधाएं थी, फिर जीएसटी लागू कैसे हुए? वो मंत्र क्या था जिस पे सब मान गए और जीएसटी लागू हो गया? 2017 में काफ़ी गहमा गहमी थी, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रियता थी, बराबर बंद कमरा बैठकें थी और हम लोगों ने जानने की कोशिश कर रहे थे। जीएसटी की बैठकों से बाहर निकलते हुए वित्त मंत्रियों से बातचीत के आधार पर, सहमतियों के बारे में सहमतियों असहमतियों की खबरों के आधार पर एक चीज़ सुनिश्चित हो गई थी शुभम, कि ये सारा सब कुछ, ये सारी एकजुटता और ये सारी सहमति उस सीमा तक चलेगी जब तक केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी के नुकसान की भरपाई करती रहेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी के तहत राज्यों को उनके 2016 के राजस्व से 14.5% अतिरिक्त बढ़ोतरी के आधार पर क्षतिपूर्ति का एक वादा किया था, यानी अगर उनको नुकसान होता है तो इतना पैसा केंद्र सरकार उन्हें कंपेंसेशन के तौर पर देगी। इस व्यवस्था ने राज्यों को एक किस्म से अपने टैक्स रेवेन्यू को लेकर निश्चिंत कर दिया। अब वैसे राज्य सरकारें रोज कुछ ना कुछ नया काम करती, अपने यहाँ खर्चे घटाती, अपने यहाँ नए तरीके के राजस्व निकालने की कोशिश करती, पर 5 साल के लिए उन्हें एक किस्म की गारंटी हो गई कि अगर जीएसटी आने के बाद बीमा है, नुकसान हुआ तो पैसा केंद्र सरकार से कंपेंसेशन के तौर पर उनके पास आ जाएगा। इसलिए 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो उसका एक वो चेहरा था कि दूसरी आर्थिक आज़ादी वाला चेहरा, और एक चेहरा था कि भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव वाला, पर उसका दूसरा ऐसा चेहरा था कि जीएसटी कुछ एक ऐसी गाड़ी के तरह था जिसमें अलग अलग आकार के पहिए लगे हुए थे। उसमें छोटे पहिए थे उत्तराखंड और सिक्किम जैसे, उसमें बड़े पहिए थे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे, पर ये पूरी गाड़ी 2 बहुत बड़े ऐसे पहियों पर चल रही थी, छोटे बड़े पहियों के बीच। वो थी जीएसटी के नुकसान की भरपाई की स्कीम, और ये गाड़ी इसे दौड़ा रही थी, चला रही थी। अब जबकि जीएसटी की कंपेंसेशन स्कीम जून में खत्म होने वाली है, केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है, वित्त मंत्री भी कह चुकी हैं, तो सबको ये पता था कि जैसे ही ये पहिए हटेंगे दोनों और इस गाड़ी में अलग अलग आकार के पहियों पर एक गाड़ी आ जाएगी, इसमें एक पहिया साइकिल का और एक पहिया ट्रैक्टर का है, तब ये गाड़ी, जीएसटी की गाड़ी लड़खड़ाने लगेगी। इस बात की संभावना हमें उसी समय दिखाई दे गई थी। और ये जब प्रधानमंत्री राज्यों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने के सुझाव दे रहे थे, तब राज्यों के और वित्त मंत्रालय की और अधिकारियों की चर्चाओं में जीएसटी की यही स्थिति या जीएसटी की यही चुनौती लोगों की निगाह में थी। सर, कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि कंपनसेशन के 2 पहिए निकलते ही गाड़ी लड़खड़ाने लगती, क्या उसी की एक झलक थी कोविड के दौरान जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा नहीं दे पा रही थी, हर्जाना नहीं दे पा रही थी और खींचतान शुरू हो गई थी? हाँ, वो पहला झटका था। और मुझे याद है कि एक बड़े अधिकारी ने उस दौरान कहा था कि जीएसटी अगर एक मंदी सरवाइव कर गया, एक बड़ी मंदी सरवाइव कर गया, और जीएसटी के कंपेंसेशन पैकेज की परिस्थिति खत्म होने के बाद राज्य सरकारें अगर इसे चला रख पाई तो फिर जीएसटी की आयु बहुत लंबी होगी। ये बात उसी समय लोगों ने कहा था, पर उस समय सहमति बनाने के लिए ये एक एडहेसिव बनाया गया था जिसकी अपनी एक एक्सपायरी डेट थी। कोविड वाली मंदी के दौरान क्या हुआ, पहला झटका लगा जीएसटी की पूरे संतुलन को, जीएसटी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, केंद्र और राज्य के रिश्तों को। केंद्र और राज्य दोनों की कमाई टूट गई क्योंकि लॉकडाउन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू नहीं आया, राज्यों के पास भी रेवेन्यू नहीं आया। केंद्र सरकार राज्यों को खर्च का भुगतान, जो हर्जाने का था, उसका भुगतान नहीं कर पाई। रार मची, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, केंद्र सरकार के वकीलों ने जाकर कहा कि नहीं, तो गारंटी सामान्य परिस्थितियों में थी, ये तो फोर्स मेजर था। अंततः जब परिस्थितियां ज़्यादा बढ़ी तो केंद्र सरकार ने कर्ज की खिड़की खोल दी। केंद्र सरकार की गारंटी पर राज्य सरकारों ने कर्ज लिया, और वो दरअसल कर्ज ही था, उन्हें मिलना था राजस्व के रूप में हिस्सा, लेकिन उनको लेना पड़ा कर्ज। गारंटी केंद्र सरकार की थी, और ये बैक टू बैक कर्ज आने वाले समय में राज्य सरकारों को चुकाना पड़ेगा। यानी जैसे ही 1 साल भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया, ये कंपनसेशन पैकेज लड़खड़ा गया, और उसके बाद 3-4 महीने की खींचतान के बाद इसमें सहमति बनी, और वो सहमति वहां पर आकर खत्म हुई कि केंद्र का भी कर्ज बढ़ गया जीएसटी के चक्कर में, और राज्य सरकारों के ऊपर भी कर्ज का बोझ बढ़ गया। सर, अब ये लगभग तय है कि जून के बाद ये कंपनसेशन स्कीम खत्म हो जाएगी।
कई बयान ऐसे आ चुके हैं, केंद्र सरकार भी कई संकेत ऐसे दे चुकी है, उसके बाद फिर ये जीएसटी की गाड़ी चलेगी कैसे? ये सवाल, यही दिलचस्प सवाल है। मतलब मैं जब उस दिन प्रधानमंत्री ने कोविड की बैठक में राज्यों को इस बात की सलाह दी कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया जाए, तो वित्त मंत्रालय में कुछ दूसरी ही चर्चाएं चल रही थी। उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक बजट तक वित्त मंत्रालय तो इस व्यवस्था में लगा हुआ था कि राज्य सरकारों को जीएसटी के कंपनसेशन पैकेज को खत्म करने के फैसले पर सहमत कैसे किया जाएगा। ये जब बजट पेश हुआ था, बजट के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक सिर्फ इसीलिए टलती रही लगातार, इसी उधेड़बुन में कि अब वो जून आ गया है और जून में ये पैकेज खत्म हो जाएगा, वो बीमा खत्म होगा, तो राज्य सरकारों को क्या ऑफर किया जाएगा जिससे वो इस गारंटी को खत्म करने पर राजी हो जाए, क्योंकि केंद्र के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो इस हर्जाने का की भरपाई कर सके। जीएसटी अपनाया है उन्होंने, वो नुकसान आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक विकास दर ठीक नहीं है। आज रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में भी कहा है भारत की आर्थिक विकास दर 6.5 से 7% के आसपास रहने वाली है। केंद्र सरकार उस समय 3 सवालों पर विचार कर रही थी। पहला सवाल ये कि क्षतिपूर्ति बंद करने के बदले राज्यों को क्या दिया जाए जिससे कि वो हर्जाने की स्कीम को बंद करने के फैसले को स्वीकार कर लें। दूसरी जिस चीज पर वो विचार कर रहे थे कि जो बहुत ही कमजोर राज्य हैं, बहुत ही कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्य हैं, जो किसी भी परिस्थिति में उतना राजस्व नहीं जुटा सकते जितना राजस्व मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड राज्य जुटाते, उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की जाए जीएसटी की व्यवस्था के तहत, जिससे कि उनके जो लॉसेस हैं उनको कंपेंसेट किया जाए। इसी बीच वित्त आयोग ने अपनी ताजी रिपोर्ट में यह भी कहा कि राज्यों को और केंद्र को जीएसटी से करीब 4 लाख करोड़ के आसपास का सालाना नुकसान हो रहा है जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था से। उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं कि कीमतें कितनी बढ़ी, लेकिन वित्त आयोग ने कहा कि 4 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। और वित्त आयोग ने यह भी कहा कि जीएसटी की जो इफेक्टिव रेट है इस समय वो 11.4% है। इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट यानी उस रेट तक बढ़ाया जाना है जहां केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व का नुकसान न हो, उसे बढ़ाकर 14% किया जाना है, यानी करीब 4% के आसपास, 4 से 5% की बढ़ोतरी जीएसटी की बेसिक रेट में की जानी है। इस दर के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा तो राज्यों और केंद्र को कोई नुकसान नहीं होगा। यही वजह थी कि इस कोविड वाली बैठक से पहले तक दिल्ली के हलकों में एक प्रस्ताव घूम रहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस प्रस्ताव पर काम कर रही हैं कि करीब 143 जरूरी उत्पादों पर जीएसटी की रेट बढ़ा दी जाए। ये बढ़ोतरी में जो उत्पाद इसमें थे 143 के आसपास उत्पाद और सेवाएं थी, वो 18% से 28% के दायरे में ले आई जाए, ताकि राज्य सरकारों को इससे और ज़्यादा टैक्स मिल सके और उनको जो होने वाला नुकसान है, जो कंपेंसेशन के बाद, स्कीम के खत्म होने के बाद मिलना बंद हो जाएगा, उसकी वो भरपाई कर सकें। तो हुआ ये कि राज्य सरकारें जीएसटी से रेवेन्यू बढ़ाने की जुगत में है। दरअसल उन्हें आने वाले समय में राजस्व में गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा है और उस समय ये कहा गया कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दें, और इसलिए उस पर राजनीति शुरू हुई, कई सारी प्रतिक्रियाएं आई सामने और उसके बाद वो बहस धीमे धीमे किनारे हो गई। लेकिन राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने जरूर आए। बिल्कुल सर, आगे आप लिख रहे हैं अर्थात में कि केवल एक कंपनसेशन स्कीम ही वजह नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो राज्यों को पेट्रोल डीजल से टैक्स कम करने से रोकते हैं। वो कौन से आंकड़े हैं महत्वपूर्ण? शिवम, आदर्श परिस्थिति यह होती है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लोगों की महंगाई कम करें, क्योंकि ये बात रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि भारत की कोर इन्फ्लेशन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ही आ रही है। और टैक्स दर कम करने की सिफारिश रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी की थी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी की थी, IMF ने भी की थी, वर्ल्ड बैंक ने भी की थी। तो दुनिया में सारे प्रमुख एजेंसियां, भारत में कहा जा रहा है कि भारत में ऊर्जा पर टैक्स कम किया जाए। लेकिन राज्य इस पर सहमत क्यों नहीं होंगे? राज्य सहमत होने में उनको मुश्किल होगी। इसे समझना जरूरी है कि कुछ और आंकड़े हमारे पास हैं जो बीते 6 साल में पेट्रोल डीजल के पर जो टैक्स कलेक्शन, उसके आंकड़े जो हम करीब से देखें तो हमें दिखाई देता है कि केंद्र सरकार के लिए राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के लिए अपने भी राज्यों को, चुनाव के राज्यों को छोड़ दिया जाए, चुनाव में जाने वाले राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो सामान्य रूप से उन्हें पेट्रोल डीजल पर वैट में किसी बड़ी कमी करने के लिए राजी करना क्यों मुश्किल होने वाला है। आंकड़ा यह 2018 से 2022 के बीच पेट्रोल उत्पादों से केंद्र सरकार का राजस्व करीब 50% बढ़ा। 2018 से 2022 के बीच में जो ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी, बल्कि बढ़ोतरी 2016 से शुरू हो गई थी, उससे केंद्र सरकार का राजस्व करीब 50% बढ़ा। हम 2018 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जीएसटी 2017 से आया था, उससे पहले पुरानी टैक्स व्यवस्था चल रही थी। लेकिन राज्यों के रेवेन्यू में केवल 35% की बढ़ोतरी हुई, यानी पेट्रोल डीजल पर जो टैक्सेशन बढ़ा था उसमें केंद्र की कमाई ज्यादा थी और राज्यों की कमाई कम थी।
2016 से 2022 का अगर टाइम स्पैन या समय हम देखें तो केंद्र सरकार का कुल टैक्स संग्रह करीब 100% बढ़ा, पेट्रोल डीजल से 100% बढ़ा। लेकिन इस संग्रह में राज्यों को केवल 66% हिस्सा दिया गया, क्योंकि उनको बेसिक एक्साइज ड्यूटी का एक हिस्सा उनसे शेयर किया जाता है जो पेट्रोल डीजल पर लगती है। और इसकी वजह यह थी कि केंद्र सरकार ने इतने सरचार्ज और सेस लगा दिए थे जिनका हिस्सा राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता। और केंद्र सरकार ने पिछले दिनों टैक्स के ढांचे में पिछले 7-8 सालों में ऐसा बदलाव किया है जिसमें कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज अलग रखी जाती और सेस और सरचार्ज लगाकर रेवेन्यू एकत्र किया जाता, जिसमें राज्यों को हिस्सा देने की व्यवस्था नहीं है। ध्यान देना जरूरी है कि केंद्रीय राजस्व में 2012 में सेस का हिस्सा केवल 10.4% था, 10.4% था, जो 2021 में करीब 20% हो गया, ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया। यानी अगर केंद्र सरकार 100 रुपए का रेवेन्यू जुटाती थी 2012 में, तो सेस और सरचार्ज से उसे 10 रुपए आते थे। 2021 में उससे 19.9%, 20% आने लगे। और ये जो कमाया हुआ पैसा है सेस और सरचार्ज से, वो राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता, राज्यों के खजाने में नहीं जाता। इसका नतीजा क्या हुआ शुभम? इसका नतीजा यह हुआ कि जीएसटी आने के बाद जो जीएसटी से बाहर जितने भी खर्च या खपत थे उन पर राज्य सरकारों ने बराबर टैक्स बढ़ाया। पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया गया, जमीन के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस बढ़ाए गए, मोटर वाहन पर से जुड़े हुए टैक्सेस बढ़ाए गए, और भी वो सारे हिस्से जिन हिस्सों से राज्य सरकारें अपने लिए राजस्व जुटा सकती थी, वो काम उन्होंने जीएसटी आने के बाद किया। सर, इस बीच एक चीज़ और बदली, वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में जो राज्यों की हिस्सेदारी उसे बांटने का एक फॉर्मूला भी तय किया। इसमें क्या वो करेला नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो गई? बिल्कुल, ये करेला नीम चढ़ा जैसी स्थिति थी। राज्य सरकारें जीएसटी के हिस्से को खत्म होने की, जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति थी उसको खत्म होने की संभावना से ही तैयारी में थी कि जून के बाद उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा और वो अपने खर्चे कैसे चलाएंगी, कर्ज कैसे लेंगी। इस बीच में वित्त आयोग आया। वित्त आयोग ने यह कहा कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का फार्मूला बदला जाना चाहिए। पुराना फार्मूला था, स्वाभाविक सी बात थी, वित्त आयोग जब भी आता है तो वो अपनी सिफारिशें केंद्र और राज्य के आर्थिक संबंधों को ध्यान में रखकर करता है। उसमें जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्रों में जिन राज्यों ने अच्छा कार्य किया उनके प्रोत्साहन की और रेटिंग की व्यवस्था जोड़ी गई। और ये अच्छी पहल थी, क्योंकि जो सामाजिक विकास मानकों पर जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट आई वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद, जिसने ये बताया कि इस नए व्यवस्था के तहत केंद्रीय करों में 8 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा 24 से 118% तक कम हो गया केंद्रीय करों में, क्योंकि इस नई प्रक्रिया के तहत, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और अरुणाचल के हिस्से में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। वित्त आयोग ने सिर्फ यही नहीं कहा, उसने जिस नए फार्मूले के तहत जो बताया उससे कि केंद्र से राज्यों की जो बचे हुए टैक्सेस थे, जीएसटी के बाहर के टैक्सेस की बात कर रहा हूं, एक तो जीएसटी का कंपेंसेशन सेस है जिसमें हिस्सेदारी दी जाती। अब जब जीएसटी का कंपेंसेशन खत्म हो जाएगा तो पुरानी व्यवस्था आ जाएगी केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे को लेकर, जहां वित्त आयोग के इस फार्मूले के लागू होने की संभावना है। उसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को बहुत सारी परियोजनाओं के लिए ग्रांट या अनुदान देती है, और उसमें भी वित्त आयोग ने जो नियम बदले उस हिसाब से, जहां पर शिक्षा में, खेती में, बिजली उत्पादन में, घाटे कम करने में जो राज्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें ज़्यादा अनुदान मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों में शुभम अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए राज्यों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको स्कूल बनाने होंगे, आपको स्कूल में टीचर रखने होंगे। अगर आपको बिजली में अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको बिजली की कीमतें बढ़ानी होंगी, बिजली के नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको खेती में अच्छा प्रदर्शन करना है तो खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना होगा। यानी अगर उन्हें ज़्यादा अनुदान या ज़्यादा ग्रांट चाहिए तो उन्हें ज़्यादा पैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा। तो एक तरीके का कैच 22 जैसी सिचुएशन राज्यों के सामने इसके बाद आई है। एक और तीसरी बात, जो कोविड के बाद राज्यों का कर्ज जीडीपी अनुपात लगभग 31% की रिकॉर्ड हाइट पर है, क्योंकि कोविड के दौरान एक तो जीएसटी का कंपनसेशन नहीं आया, उसके कारण प्लस उनके जो सामान्य राजस्व थे वो भी टूट गए और राज्यों ने बड़े पैमाने पर बोरोइंग की। सारे राज्यों ने लगभग, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रेटिंग देता है बाजार, उस हिसाब से कई राज्यों के कर्ज तो बहुत महंगे थे, जिस केंद्र सरकार की तुलना में काफ़ी महंगे थे। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बंगाल, केरल, राजस्थान जैसे राज्य हैं, उनका राज्य के जीडीपी पे, जिसको हम जीएसडीपी कहते हैं, उसके अनुपात में उनका कर्ज 38 से 53% तक पहुंच गया है, क्योंकि कोविड का असर उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा और ये पहले से भी ज़्यादा कर्ज लेने वाले राज्य रहे थे। इस साल जनवरी में शुभम, जब ये हमने बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी नहीं देखी थी, 7.36% की बॉन्ड यील्ड तो
ब्याज दर बढ़ने के बाद आई है, उस समय राज्यों को 7% से ऊपर के दर पे ब्याज मिल रहा था, जबकि केंद्र सरकार को के लिए उस समय बॉन्ड यील्ड 6.5% के आसपास थी, 6.4% के आसपास थी। उस समय राज्य सरकारों को 50 बेसिस पॉइंट महंगा कर्ज मिल रहा था, और अब 7.34 के आसपास की तो बॉन्ड यील्ड 10 साल के केंद्र सरकार के कर्ज पर है, जो कि जिसकी साख सबसे अच्छी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य सरकारें जब जीएसटी का कंपेंसेशन उन्हें नहीं मिलेगा और उन्हें अपने बजट को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो वो किस दर पर बाजार से कर्ज लेंगी। सर, ये स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार या उनके बजट इस स्थिति में नहीं है कि राज्य सरकारें किसी भी तरीके का टैक्स कम करें। तो अब आपको आगे की स्थिति कैसी बनती दिखती है? जुलाई के बाद से कह लीजिए, जून में जब कंपनसेशन खत्म हो जाएगा, जुलाई के बाद क्या होगा? दो परिस्थितियां हमारे सामने दिखाई देती हैं, एक और दो बड़े घटनाक्रम हमारे सामने आएंगे अगले 6 महीने के अंदर। एक तो जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद होगी, और अब तो और भी बंद होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक के ब्याज दर बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार का कर्ज भी महंगा होने वाला है। तो केंद्र सरकार अपने बजट से वो सारे रास्ते सीमित करेगी जिससे ज़्यादा पैसा दूसरों को देना पड़े, तब जाकर कर्ज की जिम्मेदारी कम हो पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार को तो कंपेंसेशन सेस लगाने के बाद कर्ज लेना पड़ा। जीएसटी के ऊपर कंपेंसेशन सेस लगा हुआ है और वो सेस जारी रहेगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो पुराना कर्ज लिया गया था राज्य सरकारों को हर जाने के भुगतान के लिए उसको चुकाना है उस सेस के जरिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो जो सेस जो राज्य सरकारों को हर जाने के भुगतान के लिए हमारी आपकी जेब पर लगाया गया, तो वो जारी रहेगा। कंपेंसेशन स्कीम खत्म हो जाएगी, सेस बना रहेगा, क्योंकि जो पुराना कर्ज लिया गया उसे चुकाना है। तो एक किस्म से तो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को अपना खर्च कम करना पड़ेगा, अपनी बोरोइंग्स कम करनी पड़ेंगी। तो इससे दो महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती हैं शुभम। एक तो जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद होने के बाद 100% इस बात की उम्मीद है, या कुछ भी हो, लेकिन जीएसटी की दरें बढ़ेंगी। चाहे वो एक मुश्त जीएसटी महंगा हो, चाहे वो अलग अलग सेगमेंट्स में महंगा हो, चाहे वो कुछ हिस्सों में महंगा हो, चाहे वो चुनिंदा कुछ ऐसे उत्पादों में हो जहां पर ज्यादा खपत होती है, लेकिन जीएसटी की दरों में रिवीजन आएगा, तभी इस नुकसान की भरपाई केंद्र और राज्य सरकार कर पाएगी। दूसरी चीज ये कि अगर केंद्र सरकार के दबाव में राज्यों ने पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया और वो वैट घटाने को तैयार हो गए, तो फिर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी और ज्यादा होगी। उतने ही नुकसान की भरपाई के लिए जीएसटी की दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इसके बाहर जो बची हुई चीजें हैं वो राजस्व का बड़ा स्रोत नहीं है। चाहे वो लैंड रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो वाहनों की बिक्री हो, इनसे बहुत ज्यादा टैक्स राज्यों को नहीं मिलता है। तो अगर पेट्रोल डीजल सस्ता किया तो उसके बदले हमें खाने पीने की चीजें, तमाम सेवाएं महंगी, उनकी महंगी कीमत देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्यों को अपना बहुत ज़रूरी खर्च कम करना पड़ेगा। और इस साल के बजट के बाद राज्यों को खर्च कम करने, सीमित करने, अपने एक्सपेंडिचर को लिमिटेड करने, इसकी सलाहें केंद्र सरकार की तरफ से भेजी जाने लगी हैं। अभी हमने इस गणना में कोयले आयात के बिल को, बिजली की कमी के कारण जो कोयले का इंपोर्ट होगा, उसे इसमें हमने शामिल नहीं किया। वो एक अलग से नया खर्चा है, नया बिल है जो राज्य सरकारों के नाम आने वाला है। और सकल राज्यों और केंद्र सरकार को अगर मिला लें तो भारत का कर्ज जीडीपी रेशियो 100% के आसपास है। और ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए जब कर्ज भी महंगा होने वाला है, तो ये परिस्थिति कहीं भी उस तरफ इशारा नहीं करती कि राज्य सरकारें अति उदारता में भी, राजनीतिक उदारता में भी आगे बढ़कर किसी तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती कर पाएंगी, बशर्ते चुनाव सामने ना हो। और जिस राज्य में चुनाव होगा वहां हम थोड़ी बहुत चेंज और परिवर्तन देख सकते हैं, पर उसके पीछे कोई आर्थिक तर्क नहीं होगा, ऐसा दिखता है। सर, तो ये माना जाए कि कंपनसेशन खत्म होने के बाद केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़ा विवाद, एक बड़ी विवाद की स्थिति हम देख सकते हैं? ये बड़ी चिंता है। और ये जो भारत का नया सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया था 2016-17 से, जो बड़ा परिवर्तन था, जिसे हमने बहुत उत्साह से देखा था, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाता दिख रहा है। इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है जो हमें लगता है कि यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है, ताकि हम ये भारत के केंद्र और राज्य के आर्थिक रिश्तों का जो पूरा परिदृश्य है, जो इसका पूरा डायमेंशन है, वो समझ सकें। बात जून 1947 की है। भारत की आज़ादी का ऐलान तब तक नहीं हुआ था और बंटवारे की तैयारियां चल रही थी। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए माउंटबेटन प्लान की अनाउंस हुई और दिल्ली के राजनीतिक हलकों में काफ़ी तेज गतिविधियां शुरू हो गई। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब में लिखा है कि शायद माउंटबेटन का जो बंटवारे का प्लान था, उसका असर था कि इस घोषणा के 3 दिन के भीतर ही भारतीय संविधान सभा की एक उपसमिति ने बेहद शक्तिशाली अधिकारों वाली एक
केंद्रीकृत संवैधानिक व्यवस्था की सिफारिश कर दी। उस संविधान सभा ने कहा कि भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए इसमें केंद्र के पास अकूत और काफ़ी ताकतवर अधिकार हों। इस उपसमिति में नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जीबी पंत, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगार, के मुंशी जैसे सारे बड़े नेता मौजूद थे, क्योंकि भारत का बंटवारा हो रहा था और बंटवारे ने राजनीतिक रूप से काफ़ी डराया था लोगों को और चौंकाया था। इसके बाद भारत की आज़ादी की घोषणा हुई, बंटवारा हुआ। केंद्र और राज्य के क्या अधिकार हों, इस पर 1946 से 1950 के बीच एक लंबी बहस चली संविधान सभा में। कई सारी किताबों में कई सारे हमारे पास संविधान सभा की बहसें भी उपलब्ध हैं, उनको भी देखा जा सकता है। बलवीर अरोड़ा की, ग्रेनवेल ऑस्टिन की बहुत सारी किताबें, बी आर नंदा की किताबें ये बताती हैं कि अंततः डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी संविधान सभा को इस बात के लिए आश्वस्त और सहमत किया कि ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें संकट के समय केंद्र के पास अधिकार हों पर राज्यों को कई बड़े अधिकार दिए जाएं। यानी एक ऐसा संतुलित फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें राज्यों के हाथ में तमाम बड़े वित्तीय अधिकार सौंपे जाएं। ऐसा ना हो कि पूरी तरह से यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एक ताकतवर केंद्र वाला देश में वाली व्यवस्था भारत में बने, और अंबेडकर ने उसके लिए समझाया। और इसलिए फिर आमतौर पर जो संघीय सिद्धांत था, जो फेडरल सिद्धांत था जिसमें राज्यों को संतुलित अधिकार दिए जाएं, वो प्रस्ताव भारत के संविधान सभा की बैठक में मंजूर हुआ। और इसलिए सबसे दिलचस्प किस्सा यह है, जिस वित्त आयोग का जिक्र हमने किया, वो महत्वपूर्ण है कि संविधान लागू होने के 1 साल के भीतर ही भारत में जो सबसे पहली संस्था बनी वो वित्त आयोग था। फिनांस कमीशन 1991 में बना, जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि भारत के आर्थिक परिदृश्य में राज्यों और केंद्र के बीच जो असमानता है अर्थव्यवस्था में, उसके बीच केंद्र और राज्य के संसाधनों का तर्कसंगत और न्यायसंगत बंटवारा हो। और ये वित्त आयोग 1951 से लेकर आज तक अपनी प्रासंगिकता पर, अपने काम पर खरा उतरा है। उसने लगातार, अभी भी वित्त आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन 2017 में इस संघवाद को एक नया स्वरूप मिला। इस संघवाद में सारे राज्यों ने टैक्स लगाने के अपने अधिकार जीएसटी काउंसिल को सौंप दिए, और इसके बदले जो व्यवस्था पहले तय हुई थी उससे बिल्कुल अलग मॉडल था। और उसके बदले केंद्र सरकार ने उनके नुकसान की भरपाई की गारंटी उनको दे दी। अब यही जीएसटी, जिसे यह माना जा रहा था कि भारत में केंद्र और संघ के रिश्तों की सबसे नई परिभाषा है, सबसे बड़ा एडहेसिव है जिसने जीएसटी एक केंद्र और संघ के रिश्तों का नया दौर है, वही जीएसटी अब केंद्र और राज्य के रिश्तों में बड़ी दरार की वजह बनने वाला है। तो जो बात आपने सवाल में पूछी वो ये कि जीएसटी पर अब जो आगे आने वाला घटनाक्रम है वो केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक रिश्तों को खराब करेगा, उनके बीच में टकराव की संभावना हमें दिखाई देगी। और इसलिए आने वाले समय में, अभी से लेकर अगले साल तक, केंद्र और राज्य के बीच बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारियों के लिए कौन किसके लिए जिम्मेदार है, बहसें में बार बार उठती दिखाई देंगी। जिसका एक नमूना हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर देखा, और दूसरा नमूना हमने बिजली के और कोयले के संकट के तौर पर देखा, जब केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोयले की व्यवस्था करें और उसे इंपोर्ट करें। बिल्कुल, यानी कि जून में कंपनसेशन खत्म होने के बाद केंद्र और राज्य के बीच बार बार हम ऐसे विवाद खड़े होते देख सकते हैं जहां पर ये फैसला होगा कि ये केंद्र का मामला है क्या राज्य का मामला है, और टैक्स को लेकर एक नई खींचतान होती दिखेगी जून के बाद से। इसलिए क्योंकि जून में कंपनसेशन स्कीम खत्म हो जाएगी और जुलाई के बाद स्वरूप बहुत सारी चीज़ों का बदल जाएगा। इस सबके बीच एक चीज़ बिल्कुल तय है कि टैक्स बढ़ेंगे, क्योंकि टैक्स बढ़कर ही राज्य अपने राजस्व ला सकते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। अब बारी आपके सवालों की। सर, पहला सवाल अनूप मिश्रा का है। वो ये जानना चाहते हैं कि बिजली के संकट या कोल शॉर्टेज की जो ये पूरी समस्या है, इसमें जो राज्य फ्री बिजली बांटते हैं, इनका कितना बड़ा रोल है? फ्री बिजली को हमको बहुत ज़्यादा चर्चा में लाया जाता है। राज्य सरकारें फ्री बहुत सारी चीज़ें बांटती हैं। एक तो फ्री बांटना कोई बहुत बड़ा गलत बात नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें इतना टैक्स और केंद्र सरकारें इतना टैक्स लेती हैं कि सोशल वेलफेयर की थ्योरी के तहत राज्य केंद्र सरकारों को, ज़रूरतमंदों को मुफ्त चीज़ें देनी चाहिए। अनाज बट रहा है, मुफ्त बट रहा है। व्यवस्था ये है कि राजकोषीय संतुलन की जो आदर्श व्यवस्था वो ये है कि अगर केंद्र राज्य सरकार ज़रूरतमंदों को कोई भी सुविधा मुफ्त देना चाहती है तो उसके लिए वो बजट में प्रोविज़न करे, और इसका प्रोविज़न बजट में किया जाता है कि अगर आप किसी एक क्षेत्र को सब्सिडी में बिजली देते हैं और उस सब्सिडी वाली बिजली के लिए केंद्र सरकार बिजली दरों पर एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाती है। एक ड्यूटी, एक स्पेशल टैक्स लगाया जाता है बिजली के बिल पर, जिसके जरिए कुछ लोगों को सस्ती बिजली दी जा सके। वो बहुत बड़ी राशि नहीं है, क्योंकि सबको तो सस्ती बिजली नहीं मिलती, आपको नहीं मिलती, इंडस्ट्री को नहीं मिलती, आम उपभोक्ताओं को नहीं मिलती। एक छोटा सा हिस्सा है किसानों का या बाकी लोगों का जिनको मिलती है। उसका पैसा राज्य सरकारों के पास है, उन्होंने वसूल रखा है, पर उनके बाकी इतने खर्चे हैं कि वो पैसा जाता ही नहीं।
है। सब्सिडी या फ्री बिजली देना, पूरे टोटल कंज्यूमर स्पेस में एक बहुत छोटे स्पेस को मुफ्त बिजली दी जाती, वो भी चुनावी कारणों से दी जाती, और उसके बदले जो प्रोविजनिंग है बजट में या सरकारों के पास पैसे की प्रोविजनिंग है, वो पैसा भी बिजली कंपनियों को समय से नहीं दिया जाता। बिजली कंपनियां वो पैसा कोयला कंपनियों, बिजली उत्पादकों को नहीं देती और बिजली उत्पादक वो पैसा कोयला कंपनियों को नहीं देते, और ये जो दुष्चक्र है लगातार चलता रहता है। तो राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को मुफ्त सेवाएं देने से, सुविधाएं देने से कोई नहीं रोकता, पूरी दुनिया में देती है राज्य सरकारें, सबसे अच्छे और विकसित देश भी देते हैं, पर वो उसके लिए अपने बजट के आर्थिक संतुलन को ऐसा रखते हैं कि उसके लिए वो बजट में टैक्स के जरिए, क्योंकि इतना टैक्स वसूलते हैं, वो उसका प्रोविजन करते हैं कि अगर हमने किसी से कोई मुफ्त सेवा दिलवाई है तो हम उसका पैसा उसे वापस करेंगे, जैसा कि हम बहुत सारी और स्कीमों के संदर्भ में देखते हैं। सर, आपके जवाब का ही अगला एक्सटेंशन शिल्पी अग्रवाल के सवाल में है। वो ये कह रही हैं कि सरकार हमसे बिजली का बिल का जो पैसा लेती है, क्या वो कोल इंडिया तक नहीं पहुंचता है? सरकार फिर ये जो बिल का पैसा लेती है जाता कहाँ है जब कोल इंडिया तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए आपूर्ति नहीं हो पा रही है? सरकारें कभी ये नहीं बताती, क्योंकि डिस्कॉम्स ये नहीं बताते कि उनका बिजली से होने वाला राजस्व कितना है। हमें ये पता चलता है कि किस डिस्कॉम के ऊपर कितनी बकायेदारी है, जिनको उसकी बिजली प्रोडक्शन कंपनीज की, और उनके ऊपर कोल इंडिया की कितनी बकायेदारी है। पेच दो जगह पर है, हमारा दिया हुआ बिल तो सरकार के पास पहुंचता है, पर जो रिकॉर्ड बताते हैं कि सरकार ही अपनी बिजली कंपनियों को पैसा नहीं देती। सरकार के विभाग, सरकार के दफ्तर, सरकार की नगर पालिकाएं, सरकार के विभागों पर ही इतना पैसा बकाया है कि हम जितना देते हैं वो तो पहुंच ही जाता है, अगर वो ना पहुंचे तो बिजली बिल्कुल मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन उससे उतनी बिजली, जितनी बिजली खरीदी जाती है, उतना पूरा पर्याप्त पैसा नहीं मिलता। तो दो बड़ी मदें हैं बकाए की, आम उपभोक्ताओं और इंडस्ट्री के बकाये की नहीं। एक मद वो है जो सरकार खुद बिजली की खपत करती, उसका पैसा वो नहीं चुकाती, और एक जो सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए सस्ती बिजली बंटवाती है उसके बदले वो सब्सिडी का प्रोविजन बजट में करती, वो पैसा वो अपनी ही बिजली कंपनी को, सरकार की बिजली कंपनी, सरकार के 4-5 हाथ हैं बिजली क्षेत्र में, और चारों हाथ एक दूसरे को पैसा नहीं देते। इस हाथ से वसूलते हैं और दूसरा हाथ अपनी जेब में रख लेता है, वो अगले हाथ को नहीं देता, फिर अगला हाथ के पास आता है तो पिछले हाथ को नहीं देता। ये वो चक्र है, और उस चक्र के कारण हम बिजली का संकट देख रहे हैं। तो ये दो सवाल जो आज के इकोनॉमिकम का हिस्सा बने। आपका अगर आज के अर्थात पर कोई सवाल है या पिछले अर्थात पर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डालिए, हम अगले एपिसोड में आपका भी सवाल लेंगे। अब बात करते हैं आपकी इनकम की। सर, इस हफ्ते, जिस हफ्ते हम ये इकोनॉमिकम कर रहे हैं, इसी हफ्ते रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है। नीतिगत दरों में बढ़ोतरी के बाद कर्ज महंगे हो गए हैं, जो स्वाभाविक है। इनकम के फ्रंट पर आप इस बढ़ोतरी की रोशनी में क्या बताएंगे? ये बहुत बड़ा फैसला है। भारत में सस्ते कर्ज की व्यवस्था खत्म हो रही है। भारत के तमाम स्पेस में एक छोटा सा हिस्सा है, 10 से 12%, 15% ऐसे लोग हैं, आम उपभोक्ताओं की बात छोड़ दें, उद्योगों को अलग करें, तो वो अपनी ज़रूरतों के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं, चाहे मकान बनाना हो या कार हो या बच्चों को पढ़ाना हो या थोड़े बहुत कंज्यूमर लोन्स लेते हैं। आम उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी रेपो रेट में हुई है। आपके तक आने वाले कर्ज की कीमत 100 बेसिस पॉइंट या 110 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। यानी आपको अगर कोई कर्ज इस समय 9% पर मिल रहा है तो वो आपके लिए 10-10.5% का हो सकता है। वो बढ़ोतरी हमने पहले से देखना शुरू कर दिया। तो अब पहली बार हमारे आपकी EMI में बढ़ोतरी होगी और वो हमें चुभेगी। इनकम की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू हों तो अपने कर्ज के बोझ को सीमित करें, अपने कर्ज को कम करें, क्योंकि ये लंबा चलेगा। तो आपके पास अगर क्षमता है, अगर आप बचत है, आपके पास संसाधन है, तो अपने कर्ज का प्रीपेमेंट करना शुरू करिए। समय से पहले अपने कर्ज को चुका दीजिए, या तो आपकी कर्ज की देनदारी कम हो जाएगी या कर्ज को देने का समय घट जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपके ऊपर दबाव कम पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इस कर्ज की बढ़ोतरी घूमकर आपके क्रेडिट कार्ड तक आएगी। क्रेडिट कार्ड उस दौर के सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब ब्याज दरें कम होती हैं, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं तो उनका सबसे बुरा असर क्रेडिट कार्ड पर पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सबसे महंगे कर्ज वाले इंस्ट्रूमेंट है, खासतौर पर जब आप शॉपिंग में उनको खर्च करते हैं। तो इसका असर आपके खर्च के तौर तरीकों पर भी पड़ेगा। तो कर्ज का बोझ अब कम करिए, क्योंकि कर्ज महंगा होने वाला है, और कोशिश करिए कि बचत के वो विकल्प जहां आपको मिल रहे हैं, जहां से आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सके, वहाँ निवेश करिए। तो यानी कि आज का पर्चा या आज का नुस्खा ये है कि अपने कर्ज कम कीजिए, जो महंगे कर्ज चल रहे हैं उनको पाटिए। अगर आपकी कोई सेविंग पड़ी है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है, तो उसको निपटा दीजिए, क्योंकि उसकी EMI बहुत तेजी से बढ़ेगी, जो आपको निश्चित तौर पर इसमें एक और महत्वपूर्ण बात शुभम, ये कि महंगे कर्ज कौन से महंगे कर्ज हैं? कंजम्पशन से रिलेटेड कंज्यूमर लोन्स महंगे हैं, इमरजेंसी लोन्स महंगे हैं, कैश लोन्स महंगे हैं, क्रेडिट कार्ड के बदले लिए जाने वाले कैश लोन्स महंगे हैं। ये सारे लोन
पोर्टफोलियो में अब कम से कम होने चाहिए क्योंकि यही वो बड़े लोन हैं। आपके पुराने लोन अगर होम लोन या बाकी चल रहे हैं तो उनको आप इतनी जल्दी भले नहीं उतार सकते, लेकिन जो हाई इंटरेस्ट रेट लोन है, जो शॉर्ट टर्म लोन है, उन पर उन्हें अब धीमे धीमे अपने प्रोफाइल, अपने पोर्टफोलियो में से उनकी कमी की जानी चाहिए, नहीं तो वो अब आने वाले समय में बहुत महंगे पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप ये है कि आप कर्ज मुक्त हों। सर, किस्सों के सिक्के में इस बार कौन सी कहानी लिखी है आपने? किस्सों के सिक्के में इस बार एक रूस और यूक्रेन हमारी चर्चाओं में टॉप ऑफ द माइंड है, तो किस्सों के सिक्के की ये पूरी श्रृंखला काफ़ी समय से रूस और यूक्रेन के आसपास ही घूम रही है। वहाँ से इतने किस्से हैं रूस और यूक्रेन में कि वहाँ बाहर निकलने की छूट नहीं मिलती। रूस और यूक्रेन की पूरी जंग मारियोपोल के अजवस्ताल स्टील प्लांट पर आकर ठहर गई है। पिछले करीब 20 दिन से भयानक युद्ध चल रहा है अजवस्ताल की स्टील प्लांट पर। रूस हमला कर रहा है, यूक्रेन की सेना उस स्टील प्लांट के भीतर से लड़ रही है। ये दुनिया का सबसे अनोखा स्टील प्लांट है जो जंग का कारखाना है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अजवस्ताल स्टील प्लांट पर इतनी भयानक जंग हुई है। किस्सों के सिक्के हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अजवस्ताल स्टील प्लांट किसी जमाने में दुनिया में औद्योगिक क्रांति का परचम था, रूस की अर्थव्यवस्था के शिखर पर था, और कैसे इसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने आप को पूरी तरह से तबाह होते देखा, और कैसे रूस और यूक्रेन के आसपास जितनी लड़ाइयां लड़ी गई उनमें कहीं ना कहीं अजवस्ताल स्टील प्लांट का हिस्सा जरूर रहा है। तो अजवस्ताल का बड़ा दिलचस्प इतिहास जो शायद आपको पता नहीं चलेगा, और उस इतिहास में हिटलर भी आते हैं, उस इतिहास में स्टालिन भी आते हैं, और उस इतिहास में आज की भी कुछ कंपनियां आती हैं जो उस दौरान सक्रिय थी। तो अजवस्ताल की कहानी, इस स्टील प्लांट की कहानी इस बार किस्सों के सिक्के में। बिल्कुल, इस बार का किस्सों का सिक्का भी आपको ऐसा ही लगेगा कि जो अभी घट रहा है ये पहले भी घट चुका है। तो ये थी हमारी पेशकश इकोनॉमिकम की। अगले रविवार सुबह 11:15 बजे अगला इकोनॉमिकम, अगला अर्थात अगली इनकम की बात लेकर फिर आपके सामने आऊँगा अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।